अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम फिर इस वीडियो में रेलवे रिक्रूटमेंट सेल वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे का कुछ वैकेंसीज निकला है स्पोर्ट्स कोटा का, वो हम इसमें डिस्कस करेंगे और ये देखेंगे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं अगर आप इस फॉर्म्स को भरना चाहते हैं तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये रिक्रूटमेंट ऑफ स्पोर्ट्स पर्सनस अगेंस्ट स्पोर्ट्स कोटा है। ये ओपन एडवर्टाइजमेंट है जो कि वेस्ट सेंट्रल रेलवे इस ईयर के लिए जारी की है और इसका डेट ऑफ इशू जो है वो इसी मंथ का है 21/12/2021 और इसका क्लोजिंग डेट है 28 जनवरी 2022। ये जो एप्लीकेशंस हैं ये ऑनलाइन एप्लीकेशंस हैं। जो एलिजिबल स्पोर्ट्स पर्सनस होंगे वो इस फॉर्म को भर सकते हैं और उनका जो पे लेवल होगा वो 7th पे कमीशन में होगा। अब नेक्स्ट आ जाते हैं कौन कौन सा गेम में वैकेंसीज हैं जिनके हिसाब से जो स्पोर्ट्स पर्सन है वो इस फॉर्म को फिलअप करेंगे। तो पहला देखते हैं, जो गेम है वो एथलेटिक्स वुमेन का है। इसमें नंबर ऑफ पोस्ट 2 है और जो पोजीशन है वो है 100 मीटर एंड 800 मीटर। इसमें ग्रेड पे जो आपको मिलेगा वो होगा 2400/2800 लेवल 4 या लेवल 5 का, वैसे ही 1900/2000 का लेवल 2 या लेवल 3 का। नेक्स्ट आ जाते हैं, सेकंड जो गेम है वो है क्रॉस कंट्री वुमेन्स। इसमें एक पोस्ट है। पोजीशन जो है, जो इवेंट होगा वो 10 किलोमीटर्स का होगा और इसमें ग्रेड पे जो है वो है 1900 या 2000 लेवल 2 और लेवल 3। वेट लिफ्टिंग मैन, इसमें नंबर ऑफ पोस्ट 2 हैं और जो पोजीशन है वो है 73 kg या 96 kg। ग्रेड पे है 1900 या 2000 लेवल 2 लेवल 3। वॉलीबॉल मैन, इसमें 3 पोस्ट हैं, 1 काउंटर अटैकर, 1 सेंटर ब्लॉकर, 1 सेटर और इसका जो ग्रेड पे है वो है 2400 या 2800 लेवल 4 लेवल 5 और 2 इन ग्रेड पे 1900/2000 लेवल 2 लेवल 3। वैसे ही हॉकी मैन, उसमें 3 पोस्ट है, 1 मिडफील्डर, 1 डिफेंडर, 1 गोलकीपर। ग्रेड पे है 1900/2000 लेवल 2 लेवल 3। नेक्स्ट आ जाते हैं क्रिकेट मेंस। नंबर ऑफ पोस्ट है 2, 1 विकेट कीपर, 1 ऑलराउंडर। ग्रेड पे है 1900/2000 लेवल 2 लेवल 3। बास्केटबॉल मैन, इसमें भी 2 वैकेंसीज हैं, फॉरवर्ड 1 सेंटर 1। ग्रेड पे है 1900/2000 लेवल 2 लेवल 3। बैडमिंटन मैन, इसमें 2 वैकेंसीज हैं, 2 बैडमिंटन प्लेयर्स चाहिए इनको 2 वैकेंसीज के लिए और ग्रेड पे है 1900/2000 लेवल 2 लेवल 3। बैडमिंटन वुमेन, इसमें 2 प्लेयर्स चाहिए और बैडमिंटन का जो ग्रेड पे है वो है 2400 या 2800 लेवल 4 लेवल 5 और ग्रेड पे 1900 से 2000 लेवल 2 लेवल 3। अब आ जाते हैं लास्ट जो गेम है वो है चेस मेल्स। इसमें उनको 2 प्लेयर्स चाहिए, मतलब 2 वैकेंसीज हैं और इसमें ग्रेड पे जो है वो 2400 या 2800 लेवल 4 लेवल 5। तो टोटल नंबर ऑफ जो वैकेंसीज हैं वो है 21। अब इसमें एक नोट है, अगर जो लेवल 4 और लेवल 5 की जो वैकेंसीज हैं किसी भी डिसिप्लिन में अगर वो फिलअप नहीं होता है तो वो सारी वैकेंसीज को लेवल 2 और लेवल 3 के डिसिप्लिन्स वाले इसको फिलअप करेंगे। तो इसका जो प्रॉपर नोटिस है वो वेबसाइट में दे दिया जाएगा। अब इसमें एक और नोट जो है जो आपको ध्यान में रखनी है, इसमें कोई रिजर्वेशन नहीं है SC ST OBCs के लिए या कोई भी सब कोटा के लिए। लेकिन कैंडिडेट्स, कोई भी कैंडिडेट्स अगर इन कम्युनिटीज से बिलोंग करती है SC ST OBC, तो उनको एक सेल्फ अटेस्टेड कॉपी कास्ट सर्टिफिकेट का जो कि एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से उनको इश्यू हुआ है उसको ऑनलाइन उनको अटैच करना है, ऑनलाइन में स्कैन करके उसको फिलअप करना है फॉर्म को। अब आ जाते हैं नॉर्म्स ऑफ रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट का नॉर्म्स क्या है जो, और उसमें कैटेगरीज क्या है, किस हिसाब से कैंडिडेट्स को अलग किया जाएगा उनके स्पोर्ट्स अचीवमेंट के हिसाब से। तो पहले देखते हैं कैटेगरी ए। उसमें जो कैटेगरी ए में सिर्फ ओलंपिक गेम्स को रखा गया है सीनियर। कैटेगरी बी में वर्ल्ड कप, जूनियर यूथ सीनियर, वर्ल्ड कप चैंपियनशिप जूनियर सीनियर, एशियन गेम्स सीनियर, कॉमनवेल्थ गेम्स सीनियर, यूथ ओलंपिक्स, चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी और थॉमस और उबर कप बैडमिंटन। नेक्स्ट आ जाते हैं कैटेगरी सी, कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप्स जूनियर या सीनियर, एशियन चैंपियनशिप्स एशिया कप जूनियर या सीनियर, साउथ एशियन फेडरेशन गेम्स सीनियर, USIC चैंपियनशिप सीनियर या वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स। तो इन सारे गेम्स के हिसाब से, अचीवमेंट्स के हिसाब से आपको इन कैटेगरी के हिसाब से आपको डिवाइड किया जाएगा। अब आ जाते हैं नॉर्म्स। जो लेवल 4 और लेवल 5 का जो पोस्ट है, टोटल जितना हमने डिस्कस किया उसमें जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है लेवल 4 और लेवल 5 का वो है 5 पोस्ट। इसमें जो आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए लेवल 4 या लेवल 5 के लिए,
मिनिमम आपका ग्रेजुएट लेवल होना चाहिए, आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए कोई भी डिसिप्लिन में, और जो आपका स्पोर्ट्स अचीवमेंट होना चाहिए वो होना चाहिए आपको कंट्री को रिप्रेजेंट किया होना चाहिए एटलीस्ट विथ थर्ड पोजीशन इन एनी ऑफ द कैटेगरी बी चैम्पियनशिप्स। जो कैटेगरी बी में जितने भी चैम्पियनशिप्स यहाँ दिए गए हैं, इनमें से अगर किसी भी गेम में आपका थर्ड पोजीशन हो और आपने कंट्री को रिप्रेजेंट किया है, तब वो आप लेवल 3 या लेवल 4 या लेवल 5 के लिए फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अब आ जाते हैं नॉर्म्स फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ लेवल 2 एंड लेवल 3। लेवल 2 और लेवल 3 में 16 पोस्ट हैं टोटल। इसमें आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए +2 12th पास। अगर 12th पास हैं तो नॉन टेक्निकल पोस्ट आपको अलॉट करेंगे। अगर आपका 10th या ITI है तो आपको टेक्निकल पोस्ट अलॉट किया जाएगा। और जो कैंडिडेट्स जिनके पास 10th का क्वालिफिकेशन है वो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं, और उनको ट्रेनिंग पीरियड में रखा जाएगा मिनिमम 3 साल के लिए, जिसके बाद उनको उनका रेलेवेंट ट्रेड दिया जाएगा, उनको टेक्निकल ट्रेड दिया जाएगा। अब आ जाते हैं स्पोर्ट्स अचीवमेंट। जैसा कि ये जो फॉर्म है ये सिर्फ स्पोर्ट्स पर्सनस ही भरेंगे जिनके पास अच्छा अचीवमेंट्स हैं। तो अचीवमेंट्स का ऑर्डर क्या है, किस किस अचीवमेंट्स को रेलवेज मान रहा है, तो इसमें हम वही डिस्कस करेंगे। पहला तो है रिप्रेजेंटेड द कंट्री इन एनी ऑफ द कैटेगरी बी चैम्पियनशिप। अगर आपने कैटेगरी बी के किसी भी चैम्पियनशिप में अपने कंट्री को रिप्रेजेंट किया है तो आप एप्लीकेबल हैं। अगर आपका थर्ड पोजीशन है एटलीस्ट किसी भी कैटेगरी में, कैटेगरी सी में जितने भी इवेंट्स दिए हैं, चैम्पियनशिप्स दिए हैं, अगर आप उसमें एटलीस्ट आपका थर्ड पोजीशन है और आपने कंट्री को रिप्रेजेंट किया है तो आप एप्लीकेबल हैं। अगर आपने स्टेट या इक्विवेलेंट यूनिट किसी को भी रिप्रेजेंट किया है थर्ड पोजीशन लेके, सीनियर, यूथ, जूनियर, नेशनल चैम्पियनशिप, तो आप एप्लीकेबल हैं। अगर आपने स्टेट को रिप्रेजेंट किया है थर्ड पोजीशन के साथ इन नेशनल गेम्स जो ऑर्गेनाइज करता है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, तो आप एप्लीकेबल हैं। अगर आपने यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट किया है एटलीस्ट थर्ड पोजीशन के साथ इन ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी चैम्पियनशिप ऑर्गेनाइज्ड बाय, जो ये ऑर्गेनाइज करता है एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़, तब भी आप एप्लीकेबल हैं। और अगर आपने स्टेट या इक्विवेलेंट यूनिट को रिप्रेजेंट किया फर्स्ट पोजीशन के साथ फेडरेशन कप चैंपियनशिप में सीनियर कैटेगरी में, तब भी आप एप्लीकेबल हैं। अब आ जाते हैं जो आपका एक्सेप्टेबल स्पोर्ट्स अचीवमेंट या मिनिमम स्पोर्ट्स अचीवमेंट जो आपको चाहिए इन जो गेम्स मेंशन किए हैं, उन गेम्स में आपको मिनिमम क्या क्या अचीवमेंट चाहिए। तो एथलेटिक्स में चाहिए आपका एक मेडल विनिंग परफॉर्मेंस, वो भी नेशनल इंटर स्टेट सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में। अगर आप लेवल 2 7th पे कमीशन के पोस्ट के लिए भर रहे हैं, लेवल 2 या लेवल 3 के लिए, और एथलेटिक्स में गोल्ड मेडल होना चाहिए ओपन नेशनल चैंपियनशिप सीनियर में, या फिर इंटर स्टेट एथलेटिक्स चैंपियनशिप सीनियर में, या फिर एशियन चैंपियनशिप्स में सीनियर में, तो आपको कंसिडर किया जाएगा लेवल 4 या लेवल 5 के लिए। अब आ जाते हैं हॉकी में। अगर आप लेवल 2 या लेवल 3 के लिए भर रहे हैं 7th पे कमीशन, तो आपका पार्टिसिपेशन होना चाहिए इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में जैसे जूनियर और सीनियर, तो आपको कंसिडर किया जाएगा। अब हॉकी अगर आप सेमीफाइनलिस्ट हैं किसी सीनियर नेशनल चैंपियनशिप में, तब भी आपको कंसिडर किया जाएगा, वो भी लेवल 2 या लेवल 3 के लिए विद 7th पे कमीशन। अब आ जाते हैं क्रिकेट में लेवल 2 या लेवल 3 के लिए आपको क्वार्टर फाइनलिस्ट होना चाहिए सीनियर्स, अंडर 23 या अंडर 19 ऑल इंडिया इंटर स्टेट एलिट ग्रुप चैंपियनशिप, या फिर ऑल इंडिया इंटर स्टेट चैंपियनशिप को कंसिडर किया जाएगा, और उसका जो ग्रेड पे होगा 2000 से लेके 1900 लेवल 2 या लेवल 3 के लिए। और जो आपके पास एक और ऑप्शन है, अगर आपका पार्टिसिपेशन सीनियर, अंडर 23, अंडर 19 ऑल इंडिया सीनियर इंटर जोनल चैंपियनशिप में है, तब भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब आ जाते हैं बैडमिंटन में क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। अगर आप लेवल 4 या लेवल 5 के लिए भर रहे हैं, सीनियर्स में आपका एज कैटेगरी होना चाहिए, इवेंट जो होना चाहिए सिंगल होना चाहिए, और आपका जो एनुअल ऑल इंडियन रैंकिंग है वो अप टू 8 पोजीशन होना चाहिए। अगर लेवल 2 और लेवल 3 के लिए भर रहे हैं तो इसमें एज कैटेगरी है सीनियर्स, यूथ और जूनियर्स। इसमें सीनियर्स में आपका लेवल 2 और लेवल 3 में सिंगल्स और डबल्स दोनों में अलग है। अगर आप सिंगल्स के लिए कर रहे हैं तो आपका जो एनुअल इंडियन रैंकिंग होना चाहिए वो होना चाहिए 28th पोजीशन, और डबल्स में अगर आप कर रहे हैं तो 4th पोजीशन। वैसे ही यूथ में सिंगल्स में आपका 6th पोजीशन होना चाहिए, और जूनियर सिंगल्स में अप टू 6th पोजीशन होना चाहिए। तो जो एनुअल ऑल इंडिया रैंकिंग जो होगा उनको ही कंसिडर किया जाएगा इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए। और अगर आपके पास इससे भी हाईएस्ट कोई अचीवमेंट हो तो वो सिर्फ वैलिड होंगी 1 साल के लिए, वो भी रिक्रूटमेंट प्रोसेस के लिए। अब रैंकिंग
जो होगा मिक्स डबल्स का वो भी कंसिडर किया जाएगा। अगर हम वर्ल्ड रैंकिंग के हिसाब से अगर कोई बच्चा बैडमिंटन के लिए अगर इस फॉर्म को भर रहा है तो उसका पोजीशन क्या होना चाहिए। तो अगर लेवल 4 या लेवल 5 के लिए भर रहे हैं तो इसमें एज कैटेगरी जो है वो सीनियर्स एंड जूनियर्स दोनों अलग अलग है। इवेंट जो होगा वो सिंगल्स होगा और पोजीशन होना चाहिए सीनियर्स में सिंगल्स में 58 पोजीशन होना चाहिए एनुअल वर्ल्ड रैंकिंग, और जूनियर्स में अप टू 38 पोजीशन, वो भी एनुअल वर्ल्ड रैंकिंग। वैसे ही लेवल 2 और लेवल 3 के लिए सीनियर्स जूनियर सेपरेट हैं। इवेंट जो होगा वो सिर्फ सिंगल्स के लिए होगा। इसमें अप टू 78th पोजीशन होना चाहिए सीनियर्स के लिए सिंगल्स में, और 58th पोजीशन होना चाहिए जूनियर्स के लिए सिंगल्स। अब नेक्स्ट आ जाते हैं, जो नेक्स्ट गेम है वो है चेस। चेस में कौन कौन से स्पोर्ट्स अचीवमेंट्स को कंसिडर किया जा रहा है इस रिक्रूटमेंट के लिए, वो भी 7th पे कमीशन के लिए। तो अगर आप लेवल 4 या लेवल 5 के लिए भर रहे हैं तो आपके पास ग्रैंड मास्टर टाइटल होना चाहिए चेस में। तो ये थे कुछ रिक्वायरमेंट्स, जो अलग अलग स्पोर्ट्स का सब अलग अलग रिक्वायरमेंट्स है। अगर आपका अचीवमेंट्स इस डेटा से मैच कर रहा है जो हमने अभी डिस्कस किया तो आप इस फॉर्म को भी भर सकते हैं। अब आ जाइए, अगर कोई जूनियर नेशनल चैम्पियनशिप्स अगर खेला है किसी कैंडिडेट ने, तो अगर वो इस फॉर्म को भरना चाहता है तो कौन कौन से चैम्पियनशिप्स को इस रिक्रूटमेंट के लिए कंसिडर किया जा रहा है जूनियर नेशनल चैम्पियनशिप्स के लिए। तो पहला आ जाता है एथलेटिक्स वुमेंस, कैटेगरी वुमेंस का है। एज ग्रुप जो है वो अंडर 20, और जो चैम्पियनशिप होगा वो है जूनियर नेशनल एथलेटिक्स चैम्पियनशिप। वैसे ही क्रॉस कंट्री वैकेंसी जो था वो वुमेंस के लिए था। एज ग्रुप है अंडर 20, और जो चैम्पियनशिप वो जो कंसिडर कर रहे हैं वो है जूनियर नेशनल क्रॉस कंट्री चैम्पियनशिप। वैसे ही वेट लिफ्टिंग मैन कैटेगरी एज ग्रुप जो होगा वो है अंडर 20, और चैम्पियनशिप है जूनियर नेशनल वेट लिफ्टिंग चैम्पियनशिप। वॉलीबॉल मैन अंडर 19 जूनियर नेशनल वॉलीबॉल चैम्पियनशिप। हॉकी मैन अंडर 21 जूनियर अंडर 21 नेशनल हॉकी चैम्पियनशिप। अब आ जाते हैं क्रिकेट में जो वैकेंसीज थी वो सिर्फ मेंस के लिए थी। अंडर 23 के लिए है कर्नल CK नायडू ट्रॉफी इंटर स्टेट चैम्पियनशिप। अंडर 19 के लिए कूच बिहार ट्रॉफी इंटर स्टेट चैम्पियनशिप, और अंडर 19 के लिए है विनू मनकांड ट्रॉफी 1 डे लिमिटेड ओवर्स इंटर स्टेट चैम्पियनशिप। नेक्स्ट है बास्केटबॉल मैन अंडर 18 जूनियर नेशनल बास्केटबॉल चैम्पियनशिप। बैडमिंटन मैन अंडर 19 जूनियर नेशनल बैडमिंटन चैम्पियनशिप। बैडमिंटन वुमेन अंडर 19 जूनियर नेशनल बैडमिंटन चैम्पियनशिप, और चेस मैन अंडर 19 जूनियर नेशनल चेस चैम्पियनशिप। तो ये सारे जो जूनियर चैम्पियनशिप्स जो यहाँ दिए गए हैं उन सारे चैम्पियनशिप्स को कंसिडर किया जाएगा इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए। अब देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स। अब आप अगर इस एप्लीकेशन को भर रहे हैं तो इसका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। अब जब आप इस फॉर्म को भर रहे हैं तो आपको ट्रायल्स के लिए बुलाया जाएगा, जहाँ पे आपका जो स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस है वो जज करेंगे, और ट्रायल कमेटी के हिसाब से ही आपका फिट और नॉन फिट आपको कंसिडर किया जाएगा। आप अगर आगे जाने वाले स्टेज में अगर लायक हैं तो आपको फिट बोलेंगे, अगर आप नहीं हैं तो आपको वहीं से अनफिट बोल दिया जाएगा। जो मार्क्स जो अलॉटमेंट होगा वो गेम्स और स्किल आपका फिजिकल फिटनेस के लिए जो होगा वो होगा 40 मार्क्स का, जिसमें आपको जो कोच हैं वो आपका ट्रायल्स को ऑब्जर्व करेंगे, आपको फिजिकल फिटनेस और गेम का स्किल देखेंगे। जो फिट कैंडिडेट होंगे उनको 25 मार्क्स एंड अबव लाना है, और जो नॉन फिट होंगे उनको 25 एंड बिलो मार्क्स दिया जाएगा। और इसमें एक नोट है, कैंडिडेट्स हु आर फाउंड फिट इन द ट्रायल ओनली विल बी कंसिडर्ड फॉर द नेक्स्ट स्टेज ऑफ रिक्रूटमेंट। जो कैंडिडेट फिट कहलाएगा ट्रायल टेस्ट के टाइम उनको ही नेक्स्ट स्टेज में भेजा जाएगा, जो अनफिट होगा वो आगे के फर्दर प्रोसेस में नहीं जाएंगे। और ये जो रिक्रूटमेंट है ये प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट है। जैसा आप स्कोर करेंगे, जैसा आपका परफॉर्मेंस होगा उसी हिसाब से आपको मार्क्स दिया जाएगा, और उसी मार्क्स के हिसाब से एक मेरिट लिस्ट डिसाइड होगा जिसमें आप कौन से रैंक ला रहे हैं, आप रिक्रूटमेंट के लायक है नहीं, वो उस मेरिट लिस्ट में होगा। और अगर बाई चांस किसी भी स्पोर्ट्स पर्सन को दोनों को अगर एक ही मार्क्स मिलता है तो प्रेफरेंस उन्हीं को दिया जाएगा जो यंगर कैंडिडेट होगा, जो एज में कम होगा उसी को प्रेफर करेंगे, और दूसरे को नहीं लिया जाएगा। और ये जो स्पोर्ट्स पर्सन हैं ये यूज़फुल होंगे रेलवेज़ के लिए, क्योंकि ये ही WCRSA के टीम से की तरफ से खेलेंगे, इस रेलवेज वेस्टर्न सेंट्रल रेलवेज की तरफ से खेलेंगे, उनको इस टीम में डाला जाएगा और वो उसी के लिए खेलेंगे। अब इस रिक्रूटमेंट कमेटी में इंटरव्यू भी लिया जाएगा जिसमें उनको आउट ऑफ 60 मार्क्स दिया जाएगा। वो भी सिर्फ इंटरव्यू उन्हीं का होगा जो फिट कैंडिडेट्स होंगे और उनके पास स्पोर्ट्स अचीवमेंट्स एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस होगा, और जो कैंडिडेट्स जिसको नॉट फिट बोल दिया गया है रिक्रूटमेंट कमेटी के द्वारा वो आगे नहीं जाएंगे। अब इसमें आप देख सकते हैं इस टेबल में, इसमें जो है इसमें
जो मैक्सिमम मार्क्स है जो कि एक ट्रायल कमेटी अवार्ड कर सकता है किसी भी कैंडिडेट को, ट्रायल्स के टाइम रिक्रूटमेंट कमेटी और इंटरव्यू स्टेज में जो आपको अलॉट कर सकता है जो मार्क्स, वो है गेम स्किल, फिजिकल फिटनेस और कोच ऑब्जर्वेशन जो ट्रायल्स के टाइम होगा, मैक्सिमम मार्क्स है 40 मार्क्स। असेसमेंट ऑफ स्पोर्ट्स अचीवमेंट्स, आपके पास क्या क्या अचीवमेंट्स है उसके ऊपर है 50 मार्क्स, और आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पे है 10 मार्क्स, तो टोटल मार्क्स है 100 मार्क्स। तो 100 मार्क्स पे आपका मेरिट लिस्ट बनेगा, आउट ऑफ 100 आपको जज किया जाएगा, मार्क्स मिलेगा। और हर लेवल के लिए आपको मिनिमम मार्क्स क्वालिफाई करना है। अगर आप लेवल 4 और लेवल 5 के लिए अगर आप ये फॉर्म को भर रहे हैं तो आपका मिनिमम मार्क्स आउट ऑफ 170 होना चाहिए, तभी आपको ये पोस्ट मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। आपको ये लेवल वाले जो पोस्ट हैं आपको मिलेंगे विथ हायर ग्रेड पेज। लेवल 4 लेवल 5 का ग्रेड पे जो है वो ज़्यादा भी है, तो अगर आप 70 या 70 से अबव लाते हैं तभी आप इस पोस्ट के लिए अवेलेबल होंगे। अगर आप लेवल 2 या लेवल 3 के लिए भर रहे हैं तो आपको मिनिमम 65 मार्क्स लाना है। और फोर्थ पॉइंट जो है, जो कैंडिडेट्स का अपॉइंटमेंट हो जाएगा अंडर दिस स्पोर्ट्स कोटा रिक्रूटमेंट, उनको प्रोबेशन पीरियड में रखा जाएगा 2 साल के लिए। वो 2 साल तक प्रोबेशन पीरियड में रहेंगे। जो एज लिमिट है वो मिनिमम 18 ईयर्स एंड मैक्सिमम 25 ईयर्स होना चाहिए, और यहाँ पे आपको एज का जो रेंज है वो यहाँ दे दिया गया है। नेक्स्ट आ जाते हैं, इसमें कोई एज रिलैक्सेशन नहीं है। और द पीरियड ऑफ रिकॉर्डिंग स्पोर्ट्स अचीवमेंट, आप कौन कौन से स्पोर्ट्स अचीवमेंट्स को अटैच कर सकते हैं। जो अचीवमेंट्स आपके पास 1 अप्रैल 2019 के बाद का है वही अचीवमेंट्स आप इसमें अटैच कर सकते हैं। अगर उससे पहले का आप कोई भी दे रहे हैं 2018 2017 का, तो वो कंसिडर नहीं करेंगे, वो एप्लीकेशन को कैंसिल कर देंगे, आपका स्पोर्ट्स अचीवमेंट काउंट ही नहीं होगा। तो ये डेट के हिसाब से अपना फॉर्म को भरें, आपका अचीवमेंट इसमें इस डेट के अंदर आ रहा है या नहीं आ रहा। अब नेक्स्ट आ जाते हैं एप्लीकेशन फ़ी। एप्लीकेशन फ़ी जो है वो है 500, हर कैंडिडेट को 500 भरना है। इस फॉर्म को भरने के लिए 500 फीस है, और जो प्रोविज़न है जिसमें फॉर्म्स का जो पैसा है वो रिफ़ंड हो जाएगा वो है 400, और ये रिफ़ंड उन्हीं को होगा जो एलिजिबल होंगे इस नोटिफिकेशन के हिसाब से, और ट्रायल्स के टाइम अगर वो अपीयर हो पाते हैं, ट्रायल्स को अगर वो अटेंड कर पाते हैं, तब आपका ये जो फीस है वो रिफ़ंड होगा। उसके लिए सेपरेट आपका जो एक नोटिस है वेबसाइट में दे दिया जाएगा, आपको वेबसाइट रेगुलर विजिट करना है। और नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है 250 रुपीज़ जो भरना है, वो है SC ST या फिर एक्स सर्विसमैन, वुमेंस, माइनॉरिटीज़ और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए 250 फीस है, उनको 250 फीस भरना है। और आपको ये भी ध्यान में रखना है कि जो भी फ़ी एग्जेम्पशन के लिए भर रहे हैं जो भी कैंडिडेट, उनको अपना SC ST EBC या माइनॉरिटीज़ का जो सर्टिफिकेट है वो उनको अटैच करना है, जो कि एक प्रेस्क्राइब फॉर्मेट में होगा, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर से होता है वो उनको इसमें अटैच करना होगा। आपका जो फीस है 500 या 250, आप जो भी फीस भर रहे हैं वो आपका ऑनलाइन फीस होगा, जो कि डेबिट क्रेडिट कार्ड से आपको पेमेंट करना है। कोई भी आपको बाय पोस्ट या डिमांड ड्राफ्ट या बैंक ड्राफ्ट कुछ नहीं बनाना, आपको सब ऑनलाइन भरना है। और अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे हैं और अगर आपने फ़ीस नहीं भरा है तो वो ऑटोमेटिकली आपका रिजेक्ट कैंसिल हो जाएगा, जो एप्लीकेशन है आपका कैंसिल हो जाएगा। और जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड कैंडिडेट्स हैं जिनका फैमिली इनकम जो है 50,000 से कम है ईयरली, उनको एक इनकम सर्टिफिकेट जो एनेक्जर B में दिया हुआ है उसके हिसाब से उस फॉर्मेट में उनको एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से साइन करा के उनको अपलोड करना है। अब आ जाते हैं प्रोसेस क्या है इस एप्लीकेशन को भरने के लिए और फीस को भरने के लिए। तो इसमें जो पूरा प्रोसेस है, पहले तो आपको ये वेबसाइट विजिट करना है www.wcr.indianrailways.gov.in। वहाँ से आपको अबाउट अस में जाके, रिक्रूटमेंट सेक्शन में जाके, RRC में जाके स्पोर्ट्स कोटा नोटिफिकेशन या फिर नोटिफिकेशन ऑफ स्पोर्ट्स कोटा रिक्रूटमेंट, आपको इसमें जाना है। देन आपको उस पर क्लिक करना है। आपको नोटिफिकेशन पहले पूरा अच्छे से पढ़ना है, जो हमने डिस्कस किया है सेम नोटिफिकेशन आपको वहाँ मिलेगा। आप फिर से उस नोटिफिकेशन को गो थ्रू कीजिए, पूरा नोटिफिकेशन पढ़िए। फिर आपको एक न्यू रजिस्ट्रेशन करना है, जिससे आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा, प्लस आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और एक पासवर्ड आपको देना है जिसमें वो जनरेट होगा। आपको पासवर्ड देना है, जैसे कि आप फ्यूचर कुछ भी अगर आपको कुछ मॉडिफिकेशन करना हो एप्लीकेशन में या कोई भी इंस्ट्रक्शन है या एडमिट कार्ड है, आप उसी रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड से लॉगिन करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आ जाते हैं, जो भी आपको डिटेल्स भरना है वो तो आप भरेंगे ही, प्लस
आपको एक फ़ोटोग्राफ, रीसेंट फ़ोटोग्राफ, सिग्नेचर और सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स आपको स्कैन करके डालने हैं। जो बच्चे एग्जामिनेशन फीस भर रहे हैं उनको सारा जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो पहले एक्सेप्ट करना है, देन आपको चेक बॉक्स में जाके आपको प्रोसीड करना है। अब देन जब आप अपना सारा जो भी है डिटेल्स वो भर लेंगे तब आपको सबमिट बटन भरना है। सबमिट बटन आपको वहाँ शो करेगा। सबमिट करने के बाद आपको एक कंफर्मेशन पेज आएगा जिसमें आपको कंफर्म करे या नहीं पूछेंगे। याद रखिएगा, अगर आप जब सबमिट बटन दबा देते हैं तो वो आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो और एडिट नहीं हो सकता, मॉडिफाई नहीं हो सकता। इसलिए फॉर्म को पूरा भरने के बाद आप फिर से एक बार फॉर्म को रीचेक करें आपने सही भरा है या नहीं, उसके बाद आप कंफर्म करें। देन ये जो लास्ट स्टेप है आपका पूरा फॉर्म सही से भर लेने के बाद, कंफर्मेशन हो जाने के बाद आपको ट्रांजैक्शन करना होगा अपने पेमेंट का। अब देखते हैं डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेगा आपको इस फॉर्म को भरने के लिए। पहला तो है कलर पासपोर्ट साइज फ़ोटो, देन सिग्नेचर, सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ आधार कार्ड, सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ 10th सर्टिफिकेट और जिसमें आपका डेट ऑफ बर्थ हो, सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ एकेडमिक क्वालिफिकेशन, जो आपका बैचलर डिग्रीज होगा उसका आपका एकेडमिक क्वालिफिकेशन आपको इसमें अटैच करना है। और नेक्स्ट आपका जितना भी स्पोर्ट्स अचीवमेंट्स है आपको स्कैन करके उसमें सेल्फ अटेस्टेड करके आपको उसको अपलोड करना है। और फिर जो आपका सेल्फ अटेस्टेड कॉपी है फ़ी एग्जामिशन सर्टिफिकेट, अगर आप फ़ी एग्जामिशन के लिए अगर आप उसको भर रहे हैं जिसमें आपको 250 रुपीज़ भरना पड़ेगा, तो आपको अपना SC ST EBC माइनॉरिटी सर्टिफिकेट आपको इसमें अटैच करना है। सारे फॉर्म्स भर देने के बाद सही से आपका अब देखते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है। जो भी एलिजिबल कैंडिडेट्स होंगे उनका जो भी फॉर्म्स वो रिसीव करेंगे उसको वो वेरीफाई करेंगे आप एलिजिबल है या नहीं आगे के प्रोसेस में जाने के लिए। तो ये जो वेरिफिकेशन होगा ये ऑनलाइन ही होगा क्योंकि आप ऑनलाइन फॉर्म भर रहे हैं। और जितने भी एलिजिबल कैंडिडेट्स होंगे उनको ट्रायल्स के लिए बुलाया जाएगा। ट्रायल्स के बाद आप फिट हैं या अनफिट हैं वो ट्रायल्स के बाद ही आपको पता चलेगा, जो रिक्रूटमेंट बोर्ड है जिसमें कोचेज़ आपको जज करेंगे आपका फिटनेस और आपका फिजिकल स्किल्स सब सही है या नहीं है। जो कैंडिडेट्स को नॉट फिट दे दिया जाएगा वो ट्रायल कमेटी उसको और एसेस नहीं करेगी, उनको आगे के प्रोसेस में जाने देंगे ही नहीं। और जो फिट कहलाएंगे उनको ही आगे के प्रोसेस में वो जाने का मौका मिलेगा। तो ये जो इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं इसमें यही बताया गया है कि आपको फॉर्म्स को सही भरना है, कुछ भी इंफॉर्मेशन इनकरेक्ट नहीं भरना। अगर आप इनकरेक्ट भरेंगे तो वेरिफिकेशन के बाद जब आपका ट्रायल्स हो जाएगा फिर आपका एक वेरिफिकेशन होगा, उसमें अगर मिसमैच होता है कोई भी डेटा तो आपका रिक्रूटमेंट कैंसिल कर देंगे। आपको अपना डेट ऑफ बर्थ, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सब सही से भरना है। सारा फोटो कॉपीज जितने भी डॉक्यूमेंट्स का सब सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। और जब आप ट्रायल्स के लिए जाएंगे तो कोई भी DA एकोमोडेशन आपको नहीं दिया जाएगा, सब आपको खुद ही अरेंज करना होगा अपना खुद का। और जो भी एप्लीकेंट्स होंगे उनको अपना खुद का किट लेके आना है और 4 पासपोर्ट साइज फ़ोटो भी लेके जाना है जब वो ट्रायल्स के लिए जाएंगे, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि 2 या 3 दिन आपको वहाँ रुकना पड़े, तो आपको उसका अरेंजमेंट जो है वो खुद ही करना पड़ेगा। अगर रेलवे की तरफ से कोई भी इंटरव्यू में डिले होता है या डेट्स चेंज होता है तो आपको वेबसाइट में पहले ही दे दिया जाएगा। और अगर कोई कैंडिडेट बोल रहा है कि ट्रायल्स वो उस दिन में नहीं दे सकते, डेट चेंज किया जाए, तो रेलवे इसको कोई भी चीज़ का एंटरटेन नहीं करेगा और आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो रिजेक्ट कर देगा। जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो तो चलेगा ही चलेगा, लेकिन उसके बाद आपका एक मेडिकल एग्जामिनेशन भी होगा जो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड करेगा आप मेडिकली फ़िट हैं या नहीं। मेडिकली फ़िट अगर आप होंगे तभी आपको अपॉइंटमेंट दिया जाएगा और वो उस जोन का कहीं भी मिल सकता है आपको। और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, अगर कोई पहले से ही एम्प्लॉयड है तो उसको अपने एम्प्लॉयर से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेके आना है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, जिसमें वो ये स्टेट मेंशन करेंगे कि वो इस रिक्रूटमेंट के लिए भर रहे हैं तो ऑर्गेनाइजेशन को या एम्प्लॉयर को ऑब्जेक्शन नहीं है। देन आ जाते हैं जो सेलेक्टेड कैंडिडेट्स होंगे उनको सर्विस बॉन्ड साइन करना होगा, वो भी 5 साल का। जब वो अपॉइंटमेंट के लिए जाएंगे तब उनको 5 साल का एक सर्विस बॉन्ड साइन करके देना है, उनको जमा करना है। अगर कोई भी इंफॉर्मेशन रिक्रूटमेंट के टाइम उनको गलत मिलेगा तो वो आपका जो रिक्रूटमेंट प्रोसेसर वो उसको टर्मिनेट कर देंगे। और जो ये रिक्रूटमेंट जो है कैंडिडेट जो होंगे उनको ये एम्प्लॉयमेंट तभी मिलेगा जब वो फिट होंगे और वो वेस्ट सेंट्रल रेलवे स्पोर्ट्स एसोसिएशन टीम से खेलने के लिए रेडी होंगे, तभी उनको रिक्रूट किया जाएगा। रिजेक्शंस के रीज़न जो आपको इनवैलिड, अगर आप कुछ भी भरेंगे तो किस किस बेसिस पे आपका एप्लीकेशन जो है रिजेक्ट हो जाएगा। पहला तो ये है आपको अपना फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी सब सही से भरना है, क्योंकि अगर बाई चांस उनको कांटेक्ट करना होगा तो आपको इसी SMS या ईमेल कैसे भी आपको कांटेक्ट करेंगे तो आपको ये सब सही से भरना है।
सर्टिफिकेट्स आपको सारा रीडेबल अपलोड करना है, ऐसा नहीं आप ऐसा कोई फाइल अपलोड कर दिए जो वहाँ ओपन ही ना हो रहा हो वेरिफिकेशन का टाइम, तब वो आपका फॉर्म रिजेक्ट है। कोई भी इरेगुलरिटीज़ कंसिडर नहीं किया जाएगा रेलवे रिक्रूटमेंट सेल के द्वारा, आपको सब कुछ सही सही भरना है, ओवर एज या अंडर एज नहीं होना चाहिए। इसलिए जो भी नॉर्म्स है, जो भी नोटिफिकेशंस है, इंस्ट्रक्शंस है, वो आपको सही से पढ़ लेना है इस फॉर्म को भरने से पहले। अब नेक्स्ट आ जाते हैं परफॉर्मा फॉर द वेवियर ऑफ एग्जामिनेशन फीस सबमिटेड बाय माइनॉरिटी कैंडिडेट्स। जो माइनॉरिटी कैंडिडेट्स हैं वो अगर ये फीस वेवियर के लिए अगर आप भर रहे हैं तो उसका ये फॉर्मेट है एनेक्जर ए। आपको इसमें मेंशन करना पड़ेगा आप मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, जैन, आप इसमें किस कम्युनिटी में आ रहे हैं, आपको ये फिलअप करके इसको साइन करके आपको देना है। ये आपका फीस एग्जामिशन के लिए है। नेक्स्ट आ जाते हैं एनेक्जर बी। इसमें इनकम सर्टिफिकेट है इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस कैंडिडेट्स का, जिनका सैलरी 50,000 से कम है ईयरली, वो ये फॉर्म को भरेंगे और इसको एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से साइन कराएंगे, या वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो सकता है, रेवेन्यू ऑफिसर हो सकता है, तहसीलदार हो सकता है, नीचे जितने भी पोस्ट हैं वो आप इनसे आप साइन करा के इस फॉर्म को भर के आपको इसको अटैच करना है। और ये जो एनेक्जर सी है ये फॉर्म ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट है, जो SC/ST कैंडिडेट्स होंगे उनके लिए फॉर्मेट है, तो इनको इसी फॉर्मेट के हिसाब से अपना कास्ट सर्टिफिकेट देना है। नेक्स्ट है OBC सर्टिफिकेट, ये है एनेक्जर डी। इसमें OBC सर्टिफिकेट्स कैसा होना चाहिए ये एक फॉर्मेट दिया हुआ है। और ये एनेक्जर ई जो है ये डिक्लेरेशन है जो OBC कैंडिडेट्स को देने हैं जब वो ट्रायल्स के लिए आएंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आएंगे, तो उनको ये भी भर के देना है और नीचे उनका साइन और उनका नाम होगा। तो ये थे कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस जो आपको ध्यान में रखने हैं अगर आप ये फॉर्म को भर रहे हैं। याद रखिए ये जो एप्लीकेशन फॉर्म्स जो आपको भरने हैं ये सारे ऑनलाइन है। इसका जो क्लोजिंग डेट है वो है 28 जनवरी 2022। अभी बहुत टाइम है, तो फॉर्म को सही से भरें, सारे डॉक्यूमेंट्स को पहले ही रेडी कर लें ताकि जब आप इस फॉर्म को भरें तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। हमने इसमें सारे सब कुछ डिस्कस किया है, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि फ्यूचर में अगर मैं कोई भी रिक्रूटमेंट की वीडियोज़ बनाऊँ तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुँच जाए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्रिपेयर वेल, ऑल द बेस्ट।